नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के अलावा विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो आइए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, कर्ज को घटाने और निवेशकों का भरोसा लौटाने में जुटे अदानी समूह की एक और कंपनी अदानी पावर ने अपनी 6 सब्सिडरी यानी सहयोगी कंपनियों को खुद के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन 6 कंपनियों में अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, उडुपी पावर कॉर्पोरेशन, रायपुर एनर्जेन लिमिटेड, रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड और अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड शामिल है। 8 मार्च यानी बुधवार को एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच ने इस मर्जर प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। यह मर्जर प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी, यानी कि अदानी पावर के वित्त वर्ष 2023 के नतीजों में इन 6 कंपनियों के आंकड़े भी शामिल होंगे। 9 मार्च को जब यह खबर आई तो अदानी पावर का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था। दूसरी खबर, केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल को स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में 2 साल तक का समय लग सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि करीब 15 सालों से बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय में असफल रहने के बाद सरकार इनके विलय के लिए एक बार फिर से कोशिश कर रही है। एपिसोड नंबर 61 में हमने आपको जानकारी दी थी कि सरकार डीलिस्टिंग पर विचार कर रही है और यह भी बताया था कि इस बार दोनों कंपनियों के विलय पर सलाह देने के लिए सरकार ने कंसल्टेंट के तौर पर ऑडिट कंपनी डेलॉयट को नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियों के विलय पर डेलॉयट की तरफ से अगले 6 से 7 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 9 मार्च को एमटीएनएल का शेयर 1.25% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के करीब जाकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, केशोराम इंडस्ट्रीज की दिवालिया कंपनी बिरला टायर्स को खरीदने की दौड़ में लिस्टेड कंपनी सीएट के अलावा जिंदल पावर और दालमिया भारत रिफ्रैक्टरी समेत कुछ पीई फंड्स के शामिल होने की भी खबरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने मई 2022 में बिरला टायर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। दरअसल केमिकल्स बनाने वाली कंपनी एसआरएफ ने इस कंपनी की ओर से 15 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान पर डिफॉल्ट करने की शिकायत दर्ज की थी। 6 मार्च को सीएट का शेयर हल्की बढ़त और जिंदल पावर की पेरेंट कंपनी जीएसपीएल का शेयर 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने यूनिसन एनविरो प्राइवेट लिमिटेड यानी यूईपीएल की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। महानगर गैस यानी एमजीएल ने 531 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा पक्का किया है। आपको बता दें कि एमजीएल ने अशोका बिल्डकॉन और नॉर्थ हेवन के मालिकाना अधिकार वाली एंटिटी से यह हिस्सेदारी खरीदी है। मॉर्गन स्टैनली इंडिया इंफ्रा फंड की ही एक सहयोगी कंपनी है नॉर्थ हेवन। एमजीएल के मुताबिक इस अधिग्रहण का रणनीतिक तौर पर कंपनी के लिए काफी ज्यादा महत्व है और इस डील से कंपनी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे लंबी अवधि की ग्रोथ के नजरिए से आय के नए स्रोत खुलेंगे। 6 मार्च को जब यह खबर आई तो एमजीएल का शेयर 9% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, कांसाई नेरोलैक पेंट्स के बोर्ड ने नेरोफिक्स नाम की कंपनी का बाकी बचा 40% हिस्सा खरीदने को मंजूरी दे दी है। यह हिस्सेदारी पॉलीजेल से 37 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी गई है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में कंपनी ने नेरोफिक्स का 60% हिस्सा खरीदा था, यानी कि इस सौदे के बाद कांसाई नेरोलैक के पास नेरोफिक्स की पूरी 100% हिस्सेदारी होगी और पूरा कंट्रोल भी होगा। यह अधिग्रहण या हिस्सा खरीद इस महीने के अंत तक मतलब 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 में नेरोफिक्स की 110 करोड़ रुपए की नेट रेवेन्यू थी। यह कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, एडेसिव्स और सीलेंट्स बनाती है और भारत के अलावा साउथ एशिया के दूसरे इलाकों में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स का इस कंपनी का बड़ा नेटवर्क है। 6 मार्च को कांसाई नेरोलैक का शेयर 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर की ओर चलते हैं। एसआर ग्रुप बहुत ही शांत तरीके से पर बड़े स्तर पर स्टील कारोबार में दोबारा एंट्री कर रहा है। ग्लोबल स्तर पर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए अगले 3 से 4 साल में ग्रुप की $8 अरब का निवेश करने की योजना है। इस योजना के तहत ग्रुप सऊदी अरब में एक स्टील प्लांट लगा रहा है जिस पर $4 अरब का निवेश होगा। इसके अलावा भारत में ओडिशा के साथ साथ यूएस में एक आयरन पैलेट प्लांट भी लगाया जा रहा है। ओडिशा में आयरन पैलेट प्लांट पर $1.4 अरब के निवेश पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। वहीं $2.5 अरब के कुल निवेश में से यूएस में आयरन पैलेट प्लांट पर $1.5 अरब का निवेश किया जा चुका है। यही नहीं, एनएमडीसी स्टील की ओर से लगाए जा रहे 3 एमटीपीए के स्टील प्लांट के विनिवेश के लिए भी कंपनी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से जो 5 बिडर्स हैं उनमें से एक है ये। 7वीं खबर, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्प्स ने पुणे की थिंक एनालिटिक्स इंडिया यानी TAIPL की 55.42% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। हालांकि दोनों कंपनियों ने डील की रकम का खुलासा नहीं किया है। इस डील की शर्तों के मुताबिक थिंक एनालिटिक्स इंडिया का बाकी बचा हिस्सा खरीदने के लिए भी कैम्प्स हकदार होगी। 2013 में स्थापित TAIPL भारत और दूसरे देशों में
मार्केट लीडिंग फर्म्स को सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स, डेटा साइंस और टेक्नोलॉजी एडवाइजरी सर्विसेज मुहैया करवाती है। वित्त वर्ष 2022 में 31 करोड़ रुपए की तुलना में दिसंबर 2022 तक यानी वित्त वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में इस कंपनी ने 24 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। 6 मार्च को कैम्स का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर बंद हुआ था। आठवीं खबर, देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी आईओसी मुंबई की ऑनशोर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन कंपनी मर्केटर पेट्रो को खरीदने जा रही है। दरअसल मर्केटर पेट्रो के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने दिवालिया कानून के तहत आईओसी के रेजोल्यूशन प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ मंजूरी दे दी है। आईओसी की ओर से दिए गए प्रस्ताव से कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की 46% रकम की रिकवरी हो जाएगी। यही नहीं, रेजोल्यूशन प्रस्ताव के मुताबिक आईओसी ने तेल और गैस एक्सप्लोरेशन से होने वाली आय को अगले 15 साल तक लेंडर्स के साथ शेयर करने की भी पेशकश की है। आपको बता दें कि मर्केटर पेट्रोलियम शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी मर्केटर की सब्सिडरी है जो खुद दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। 9 मार्च को आईओसी का शेयर करीब 0.25% गिरकर दिन के निचले स्तर के करीब और मर्केटर का शेयर 5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, 6 मार्च यानी सोमवार को अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स सहयोगी कंपनी में अपने पार्टनर एसीसीआई की बाकी बची 38.87% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। यह हिस्सेदारी 145 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी गई है, जिसका मतलब हुआ कि इस कंपनी के एंटरप्राइज लेवल पर 373 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन दिए गए हैं। इस अधिग्रहण से अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स की इस कंपनी में 100% हिस्सेदारी हो जाएगी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स और एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में सिनर्जी क्रिएट होगी। यही नहीं, इस अधिग्रहण से अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स की सर्विस डिलीवरी क्षमता में इजाफा होगा, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा दूसरी खबर में अल्कार्गो ने अपने नॉन कोर कस्टम क्लियरेंस बिजनेस में 61.13% हिस्सेदारी 42 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में बेच दी है। 8 मार्च को अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक को इस हफ्ते केरला के श्रम अधिकारी से बड़ा झटका लगा है। श्रम अधिकारी के फैसले के हिसाब से एचडीएफसी बैंक समेत बाकी कॉर्पोरेट्स को भी ग्रेच्युटी पर अतिरिक्त पेमेंट करनी होगी और हो सकता है कि उनको अपने पे स्ट्रक्चर में भी बदलाव करना पड़े। दरअसल एचडीएफसी बैंक के एक पूर्व कर्मचारी ने बैंक में 16 साल काम करने के बाद 8 जून 2022 को ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन को चुनौती दी थी और इसमें बेसिक पे के साथ साथ पर्सनल पे को भी शामिल करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की अपील के बाद श्रम अधिकारी ने बैंक को 10% ब्याज के साथ 7.22 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने को कहा है। आपको बता दें कि यह रकम बैंक की ओर से 5,95,000 रुपए की ग्रेच्युटी पेमेंट के अतिरिक्त है। हालांकि ये ऑर्डर जुलाई 2022 में सुनाया गया था, पर बैंक और याचिकाकर्ता को 20 जनवरी 2023 को ये ऑर्डर भेजा गया था। 6 मार्च को जब ये खबर आई तो उसके बाद एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के कर्ज रेजोल्यूशन को लेकर इस हफ्ते एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट वही है जिस बात का डर था, और वो ये है कि टोरेंट ग्रुप ने एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि गुरुवार यानी 2 मार्च को एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स को ई ऑक्शन का दूसरा राउंड करवाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के अनुसार मंगलवार 7 मार्च को खबर आई थी कि लेंडर्स ने ई ऑक्शन का दूसरा राउंड 20 मार्च को करवाने की योजना बनाई है। दूसरे राउंड में लेंडर्स ने 8,000 करोड़ रुपए के अपफ्रंट कैश के साथ साथ कम से कम 9,500 करोड़ रुपए की शुरुआती बोली की मांग की है। आपको बता दें कि पहले राउंड में शुरुआती बोली की रकम 6,500 करोड़ रुपए तय की गई थी। रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने ई ऑक्शन के दूसरे राउंड की बोलियां मंगवाने की मांग की थी और एनसीएलटी के फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि एनसीएलटी ने दूसरे राउंड की बोलियां मंगवाने की मांग को दिवालिया कानून के नियमों के खिलाफ बताया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी का साथ देती है या एनसीएलटी के फैसले का, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। 8 मार्च को जब यह खबर आई तो रिलायंस कैपिटल का शेयर 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। जेट एयरवेज को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि एनसीएलटी ने जेट एयरवेज के ओनरशिप ट्रांसफर मामले में एसबीआई को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल एनसीएलटी ने जेट एयरवेज की ओनरशिप को नए प्रमोटर्स जलान कैलरॉक कंसोर्टियम यानी जेकेसी को ट्रांसफर करने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ एसबीआई ने एनसीएलटी में अर्जी दी थी। एनसीएलटी ने एसबीआई को अगले 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब सौंपने के लिए कहा है, क्योंकि इस मामले में 11 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और यह भी कहा कि पूरी बहस सुनने के बाद एसबीआई की अर्जी पर विचार किया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि जेकेसी करीब 200 नए विमानों का ऑर्डर देने की योजना बना रहा है और खास तौर पे ये जो फैसला आया है एनसीएलटी का, उसके बाद ये ऑर्डर देने की बातचीत हो रही है और इस ऑर्डर को लेकर औपचारिक ऐलान जून में होने की संभावना है। 6 मार्च को एसबीआई का शेयर हल्की बढ़त के साथ और जेट एयरवेज का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था।
चौथी खबर, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी यानी IPRS ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ी शिकायत को वापस लेने का फैसला किया है। जी एंटरटेनमेंट के MD पुनीत गोयनका के मुताबिक म्यूजिक आर्टिस्ट की बॉडी के साथ सारे विवाद बातचीत के जरिए सुलझा लिए गए हैं और विवाद सुलझाने के लिए कंपनी ने कोई रकम का भुगतान भी नहीं किया है। हालांकि दोनों कंपनियों ने आपसी समझौते की डिटेल्स साझा नहीं की है, लेकिन आपको बता दें कि जनवरी में जी एंटरटेनमेंट के ऑपरेशनल क्रेडिटर IPRS ने NCLT में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड नंबर 55 में जानकारी भी दी थी। हालांकि जी एंटरटेनमेंट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि दावा की गई रकम को लेकर दोनों पार्टियों के बीच पहले से विवाद चल रहा है। IPRS की अर्जी में कंपनी के खिलाफ साहित्यिक व संगीत कार्यों के इस्तेमाल को लेकर 211 करोड़ रुपए के रॉयल्टी भुगतान के डिफॉल्ट का जिक्र किया गया था। पर जी एंटरटेनमेंट ने कहा था कि दावा दिल्ली हाईकोर्ट के रॉयल्टी भुगतान की व्याख्या के हिसाब से नहीं है, इसीलिए दावा की गई रकम दे नहीं है। 8 मार्च को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, येस बैंक को लेकर भी इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक को बरकरार रखा है। 20 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने येस बैंक की ओर से 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के 81 बॉन्ड्स को बढ़ते खाते में डालने के फैसले पर रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को RBI और येस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड होल्डर्स को एक नोटिस जारी किया है। साथ ही RBI और येस बैंक से सुनिश्चित करने को कहा है कि छोटे बॉन्ड होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो। यही नहीं, इन दोनों से यह भी एक्सप्लेन करने को कहा गया है कि वो कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो बैंक को कंप्लीट राइट ऑफ के लिए इंपावर करते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। 6 मार्च को शेयर में हल्की बढ़त थी। दूसरी खबर यह है कि 13 मार्च यानी अगले सोमवार को 3 साल का शेयरों का लॉक इन खत्म होने के बाद भी बड़े बैंक अपना हिस्सा नहीं बेचेंगे। इन बैंकों में SBI का नाम प्रमुख है। इसके अलावा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक और बंधन बैंक ने भी मार्च 2020 में येस बैंक में निवेश किया था। 9 मार्च को येस बैंक का शेयर आधा फीसदी से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर की ओर चलते हैं। नेशनल कंपनी लो अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने मैकडॉवेल होल्डिंग्स के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया को रोकने से जुड़ी अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल मैकडॉवेल होल्डिंग्स के शेयरधारकों ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। मैकडॉवेल होल्डिंग्स के 9 शेयरधारकों के पास कंपनी की 15% से ज्यादा हिस्सेदारी है और इन्हीं निवेशकों ने NCLT का दरवाजा खटखटाया था। 8 अप्रैल 2022 को NCLT की बेंगलुरु बेंच ने कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर सनस्टार होटल्स एंड एस्टेट्स की शिकायत के चलते ये प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। 7वीं खबर, NCLT की न्यू दिल्ली बेंच ने मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी सुरक्षा रियल्टी और लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस की ओर से JP इंफ्राटेक के अधिग्रहण की बोली को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि यह फैसला या मंजूरी अगस्त 2017 में लेंडर्स की ओर से कंपनी के डेट रेजोल्यूशन में भेजने के फैसले के लगभग 6 साल बाद आया है। JP इंफ्राटेक ने बैंकों के 23,000 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया था। NCLT के इस फैसले से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 20,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इनमें से ज्यादातर खरीदार लोन की किस्त के साथ साथ किराया भी भर रहे हैं और 10 साल से घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 8वीं खबर, कॉफी डे एंटरप्राइजेस को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी SAT से बड़ी राहत मिली है। दरअसल SAT ने कैफे कॉफी डे चेन की पेरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस पर लगाए गए 26 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है। ये जुर्माना मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से लगाया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 58 में भी दी थी। इस मामले में 2 मई को अंतिम सुनवाई होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने सेबी के फैसले के खिलाफ 25 जनवरी को SAT में अर्जी दाखिल की थी। सेबी के इस फैसले के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर से जुड़ी कंपनी माइसोर अमेलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड यानी MACEL को कॉफी डे एंटरप्राइजेस की 7 सब्सिडरी कंपनियों की ओर से 3,535 करोड़ रुपए की फंड डायवर्जन किया गया है। साथ ही सेबी ने MACEL और उससे संबंधित एंटिटी से ब्याज समेत पैसों की रिकवरी के लिए हर जरूरी कदम उठाने को भी कहा है, जिसके तहत NSE के साथ परामर्श की मदद से एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म की नियुक्ति की भी बात की गई है। 8 मार्च को कॉफी डे एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 0.25% चढ़कर बंद हुआ था। 9वीं खबर, फ्यूचर रिटेल के बाद इस ग्रुप की एक और कंपनी फ्यूचर एंटरप्राइजेस को भी दिवालिया प्रक्रिया के तहत शामिल करने को NCLT ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद लेंडर्स यानी कर्जदाताओं की बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी को नीलाम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी फ्यूचर रिटेल जुलाई 2022 से दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, लेकिन कंपनी के रिवाइवल में किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में भी जानकारी दी थी। इस कंपनी के लिए बिडर्स को 20 फरवरी तक अपना रिवाइवल प्लान सौंपना था। फ्यूचर रिटेल के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने कुल 19,185 करोड़ रुपए का दावा पेश किया है। 9 मार्च को फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर 5% के निचले सर्किट पर और फ्यूचर रिटेल का शेयर 0.25% की
गिरावट के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। फरवरी 2023 में भी भारतीय स्टार्टअप्स के लिए दिक्कतों का दौर जारी रहा। खर्चों में कमी और मुनाफे में आने की मंशा से कर्मचारियों की छटनी पर फोकस कर रहे स्टार्टअप्स की फंडिंग में और गिरावट देखने को मिली है। फरवरी में स्टार्टअप्स की कुल फंडिंग 38% घटकर करीब $60 करोड़ रही है, जो जनवरी 2023 में करीब $96 करोड़ पर रही थी। ट्रैक्सन के आंकड़ों के मुताबिक कुल फंडिंग राउंड्स यानी डील संख्या 84 से घटकर 67 पर रही है। डील संख्या तो कैलेंडर ईयर 2021 की चौथी तिमाही यानी साल 2021 की चौथी तिमाही से लगातार कम हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी में धीमेपन के चलते वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी निवेशक फंडिंग को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि फंडिंग में धीमेपन के बावजूद इंश्योरेंस देखो, फ्रेश टू होम और फोन पे यानी 3 स्टार्टअप्स ने फरवरी में $10 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई है। दूसरी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी आईपीओ के लिए अर्जी देने जा रही कंपनियों में 10% या उससे ज्यादा हिस्सा रखने वाले फाउंडर्स को प्रमोटर का टैग देने पर विचार कर रहा है। ऐसा होना 2 तबकों के लिए काफी खराब माना जा रहा है। एक तो प्रोफेशनली मैनेज यानी पेशेवर कंपनियों के लिए, क्योंकि ऐसा होने पर देश में पेशेवर कंपनियों की बढ़ रही संख्या पर रोक लग जाएगी, और दूसरा स्टार्टअप्स के लिए जिनमें फाउंडर्स की होल्डिंग या हिस्सेदारी कम है, क्योंकि प्रमोटर्स का टैग लगने से फाउंडर्स की रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगी। अभी तक 25% होल्डिंग वाले फाउंडर्स को प्रमोटर्स का टैग दिया जाता है। तीसरी खबर, रॉनी स्क्रूवाला की ओर से समर्थित एडटेक यूनिकॉर्न अपग्रेड की सब्सिडरी कंपनी अपग्रेड कैंपस ने अपने करीब 120 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। यह छटनी खर्चों में कटौती के चलते की गई है। निकाले गए कर्मचारियों की संख्या कंपनी के 30% स्टाफ से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि अपग्रेड ने इम्पार्टस इनोवेशंस को 2021 में 150 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा था, जिसका नाम बाद में बदलकर अपग्रेड कैंपस कर दिया गया था। इससे पहले दिसंबर 2022 में अपग्रेड की एक और सब्सिडरी कंपनी हड़प्पा एजुकेशन ने अपने करीब 70 लोगों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया था। चौथी खबर, बेंगलुरु के फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस ने गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5% हिस्सेदारी खरीदी है। दोनों कंपनियों के बीच कई महीनों की बातचीत के बाद पिछले साल सितंबर में सौदा पक्का हुआ था, और माना जा रहा है कि $34.2 लाख या 28 करोड़ रुपए की रकम में सौदा पूरा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्लाइस इस बैंक में और हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, पर इसको लेकर विचार विमर्श अभी जारी है। इस हिस्सा खरीद के बाद स्लाइस की अपने ग्राहकों के लिए मल्टीपल इंटीग्रेशंस और कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स पर विचार जारी है। पांचवी खबर, B2B मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मार्केट प्लेस जेटवर्क ने कर्ज के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कर्ज के जरिए हुई इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा इडलवाइज ग्रुप के समर्थन वाले फंड की ओर से आया है, और इस फंडिंग प्रक्रिया में कई सारे HNIs ने भी भाग लिया है। ये कर्ज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs को जारी कर जुटाया गया है, जिसमें से 83 करोड़ रुपए एडलवाइस क्रेडिट प्लस फंड से मिले हैं। माना जा रहा है कि एक फ्रेश इक्विटी राउंड की योजना से पहले कंपनी ने कर्ज के जरिए फंडिंग की प्रक्रिया पूरी की है। इसी के साथ बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये सारी खबरें आपके काम की होंगी। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा? अपना फीडबैक, अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से, आपकी राय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये भी पता चलता है कि आखिर आपको क्या पसंद है और आप क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।